मैं चाहता हूँ आपकी कहानी आप एक बार ऑडियंस को बताइए कि आपने कैसे एमपीपीएससी एग्जाम के बारे में सोचा। मैंने अपनी प्रारंभिक स्टडी है वो तो मतलब सरकारी स्कूल से ही हुई है मेरी 10th तक। सभी के कोई मोटिवेटर रहते हैं कि किसी को देख के इंस्पायर होता है व्यक्ति कि इसको देख के मुझे लगा कि अब मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। मेरे जीवन का कुछ ऐसा फंडा नहीं है। सर बताते थे कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पंचवर्षीय योजना बना के आ जाते हैं, उन्हें कब 5-5 साल भी लग जाते। हम तो नए बच्चे थे, हमको लगता है ऐसे कौन होगा ऐसा बच्चा यार जो 5-5 साल तक अपने आप को एक एग्जाम के लिए होल्ड करेगा। और आज वही स्टोरी मेरी बन गई। 18 का इंटरव्यू दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर 19 के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन रिजर्वेशन का इशू के कारण 19 डिले हुआ। फिर कोविड आया, कोविड को फेस किया। उसके बाद फिर 20 का एग्ज़ाम हुआ, 21 का एग्ज़ाम हुआ। सब बैक टू बैक एग्ज़ाम हुए, उनके रिजल्ट डिले हुए, मैं सभी में फेल हुई। फाइनली फिर 22 में जो इतना धैर्य का जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा मिला कि रैंक 1 पे था सिलेक्शन। हम दोनों ने तैयारी शुरू की, हमारा प्रीलिम साथ निकला, मेन साथ में निकला, इवन हमारे इंटरव्यू की डेट भी सेम थी। तो वो था कि सभी को ये लग रहा था कि जाएंगी तो दोनों एक साथ जाएंगी, क्योंकि इनकी जर्नी साथ में शुरू हो चाहे साथ में ख़त्म हो। लेकिन ख़त्म ऐसी हुई कि उसे अपनी फाइनल पोस्ट मिल गई थी कि उसे अब दूसरी बार तैयारी नहीं करनी थी और मुझे फिर से वही जर्नी फिर से दोहरानी थी। पीएससी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेलो नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो के इस एक और बेहद स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने कई सारे एमपीपीएससी टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट किए हैं जो आपने देखे और बहुत प्यार दिया इन पॉडकास्ट को। ये बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एमपीपीएससी रैंक 1 मिस दीपिका पाटीदार जी से। उनसे हम जानेंगे उनकी जर्नी एमपीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। अब इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है कि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आए जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत पसंद आती है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एपिसोड को एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ वेलकम मिस दीपिका पाटीदार और इंडियन एस्पिरेंट शो। दीपिका दी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं सभी से इंटरेक्ट कर पाऊँ और अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। दीपिका दी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हर व्यक्ति जब पीएससी शुरू करता है और हर कोई ये लिखता है अपनी टेबल के आगे या अपनी किताबों के अंदर कि यार दिस इज़ रैंक 1, तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने हमेशा अपने आप को एज अ रैंक 1 ट्रीट किया था कि यार आई वांट टू बी द रैंक 1 इन दिस एग्जाम। और ये आई थिंक हर एस्पिरेंट इससे रिलेट करता है। सभी लोग लिखते हैं हम लोग कि मुझे रैंक 1 बनना है पीएससी का। आपने रैंक 1 लाई है। हाउ इज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके जैसा मेरा भी यही है कि मैंने भी रैंक 1 लिख के रखा था। ऐसा नहीं है, मतलब वो होता है ना कि रैंक 1 लिखना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट करने के लिए रैंक 1 आपके सामने दिखता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि काश शायद मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। तो मैंने भी रैंक 1 लिखा था और फाइनली आज मैं यहाँ पहुँच गई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक वो बेनिफिट्स भी होते जाता है ना कि आप रोज़ देखते हो कि मुझे ये इसके लिए मेहनत करनी है। मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। आई नो बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत सारे एस्पिरेंट वेट कर रहे हैं आपकी जर्नी सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ आपकी कहानी आप एक बार ऑडियंस को बताइए कि आपने कैसे एमपीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में सोचा और फाइनली इतने अटेम्प्ट्स के बाद में जब क्रैक किया तो पूरी यात्रा कैसे रही? सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। जामगोद है वो, देवास डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर लगभग शायद या तो मैं अकेली ही लड़की हूँ, मतलब जितना मुझे पता है कि अकेली ही लड़की हूँ मैं कि जो इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। इवन हमारे यहाँ ऐसा है कि बाहर कोई लड़की भी पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं जा पाई। तो उसमें एक तो यही है कि मैं अकेली लड़की निकली और मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि अब आगे की जो भी जनरेशन है वो आएंगी और मुझसे इंस्पिरेशन या मुझे देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। मैंने अपनी प्रारंभिक जो स्टडी है वो तो मतलब सरकारी स्कूल से ही हुई है मेरी 10th तक। 11th-12th मैंने बोर्डिंग स्कूल से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन है जो होलकर साइंस कॉलेज से किया। बस वही जो कॉलेज का जो टाइम था उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी करना है। सभी के कोई मोटिवेटर रहते हैं कि किसी को देख के इंस्पायर होता है व्यक्ति कि इसको देख के मुझे लगा कि अब मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। मेरे जीवन का कुछ ऐसा फंडा नहीं है। मैंने सब मतलब जैसे ही एडमिशन लिया था होलकर साइंस कॉलेज में तो मुझे इतना था कि बस मुझे कुछ करना है। मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगी तो मैं कर लूँगी। तब फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ था कृतिका से, मेरी दोस्त है, अभी बेस्ट फ्रेंड है मेरी। तो उससे मैं मिली, हमने रूम शेयर भी किया है, पढ़ाई भी पूरी हमारे साथ में ही हुई है।
ठीक है। तो उसने मुझे बोला था कि यार सिविल सर्विसेज जैसी कोई एग्ज़ाम होती है और अपन इससे करते हैं, इससे ये पद मिलते हैं और अपन आराम से कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे करना तो कुछ था ही कि मैं करने के लिए बाहर आई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार देख लिया जाए कि इसका सिलेबस क्या है, क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। एक मीडियम भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि ऐसा मीडियम जो हिंदी मीडियम में वो चीज़ हो पाए। तो हमने डिसाइड किया कि पीएससी की क्लासेस लेते हैं और शुरू करते हैं। तो बस वहीं से मेरी इसकी जर्नी शुरू होती है। साल था 2015 का, जब मेरा लास्ट ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का, और हमने तभी डिसाइड किया था कि हम पीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। तो हमने कोचिंग क्लासेस शुरू की और देखा कि यार बहुत मतलब तब तो वैसा ना नया नया जोश है, क्या ही लगता है कि आप आराम से कर लेंगे। सिलेबस बढ़ा तो इंटरेस्टिंग था बहुत, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी अपने आप में पढ़ने में मज़े बहुत आते हैं। हिस्ट्री में तो बहुत अच्छी स्टोरीज होती है। तो ये था कि अरे बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन उस टाइम का मैं बताती हूँ कि सर बताते थे कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पंचवर्षीय योजना बना के आ जाते हैं। उन्हें कब 5-5 साल भी लग जाते। तो हम तो नए बच्चे थे, हमको लगता है ऐसे कौन होगा ऐसा बच्चा यार जो 5-5 साल तक अपने आप को एक एग्जाम के लिए होल्ड करेगा। तो बस उस चीज़ के लिए ऐसे रेक करके अपन तो निकाल लेंगे 1 और 2 अटेम्प्ट में। और आज वही स्टोरी मेरी बन गई कि मैंने भी मतलब 5 अटेम्प्ट में 5वें अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा है कि समय का तो कुछ कह नहीं सकते कि कितना समय भी लग सकता है। बट यही है कि उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। फिर 1 साल मैंने यहीं पे शुरू की, एक मतलब 15 से 16 का जो साल था मैंने पीएससी के लिए प्रिपेयर किया। फिर हमें लगा कि हमें यूपीएससी करना चाहिए। वो ज़्यादा जब इस एग्ज़ाम को मैंने समझा, सारी चीज़ें जब लगी, तो फिर मैं यूपीएससी के लिए 1 साल दिल्ली गई थी। वहाँ पे मैंने 1 साल, क्योंकि घर से उतना ज़्यादा सपोर्ट तो था, फाइनेंशियली सपोर्ट भी था, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, लेकिन उनका ये था कि दिल्ली जैसी सिटी जो है क्राइम के लिए थोड़ा सा इशू है और लड़कियों को अकेले भेजना। तो उन्हें 1 साल के लिए कन्विंस किया था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करके घर आ जाऊंगी, बस आप मुझे एक बार पढ़ने जाने दीजिए। तो घर वालों ने बोला ठीक है, बट बेटा आप कोशिश करना कि 1 साल में आप रिटर्न घर आ जाओ। मैं 1 साल के लिए गई, मैंने क्लासेस की वहाँ, संकल्प क्लासेस। वो क्लासेस मैंने ज्वाइन की। वहीं पे मैंने साथ में ही अपना उसमें एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी होता है, तो उसको भी मैंने साथ में ही कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 1 साल के अंदर वापस घर जाना है। आए हम दोनों ही थे, कृतिका और मैं, हम दोनों ही साथ में, मतलब हमारी पूरी जर्नी साथ ही रही है पढ़ाई की। ठीक है। हम दोनों वहाँ गए, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और मैं यहाँ आई। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2017 में प्रीलिम्स इसका, एमपीपीएससी का। तो तब ये था कि यूपीएससी जो कर लेता है वो पीएससी तो आसानी से कर लेता है। तो वही मेरे अंदर भी था कि यूपीएससी की तैयारी हो गई है, पीएससी साथ में आराम से निकल जाएगी। प्रीलिम्स दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाई थी 2017 का। फिर मैं मतलब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे 2017 में, एक सर थे, उनसे उनके कांटेक्ट में आई, तो उन्होंने बोला कि दीपिका कभी भी तैयारी आपकी प्रीलिम्स से नहीं होती है, आपको यूपीएससी पहले पढ़ना, मतलब उसके लिए पहले मेंस पढ़ना पड़ता है। अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली तो आपके लिए प्रीलिम्स उतना ही आसान हो जाता है। तो मुझे वो बात उनकी लगी कि सच में ऐसी ही चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ के आई थी, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट था। फिर मैंने पूरा फोकस यूपीएससी से शिफ्ट करके एमपीपीएससी पे शिफ्ट किया कि मैं एक बार एमपीपीएससी ट्राई करके देखती हूँ, अगर ये जल्दी निकल जाता है तो मैं अपने पोस्ट के लिए सिक्योर हो जाऊँगी, उसके बाद आसानी से मैं यूपीएससी कर पाऊँगी। मैंने 2017 से फिर इसके लिए तैयारी शुरू की, पीएससी के लिए। और तब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैंने, कि साथ साथ में मैं नोट्स बनाऊंगी और पढ़ूंगी। तो ये कि 2017 से फिर मैंने शुरू किया। 18 का मेरा पहला प्रीलिम्स था जो क्वालिफाई हुआ था, तभी मैंने मेंस भी लिखा था और इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन 18 का जो इंटरव्यू था मेरा 6 नंबर से, मतलब इंटरव्यू में कम नंबर होने के कारण सिलेक्शन रुक गया था, 6 नंबर से सिलेक्शन रुका मेरा। साथ ही ये है कि जो मेरे साथ कृतिका थी जिसका मैंने नाम लिया, उसका सिलेक्शन हो गया था, और वो भी डिप्टी कलेक्टर और रैंक के साथ 8th रैंक लगी थी उसकी। तो ये था कि अब तो वो डू एंड डाई की स्थिति हो गई थी कि आपको करना ही है, क्योंकि आपके साथ वाला जो हमारा ऐसा था कि हमने ग्रेजुएशन साथ की, रूममेट्स हैं हम, हमारा परसेंटेज हर सेम के सेम बने हैं। लास्ट जो एग्रीगेट निकलता है वो भी 74 मेरा भी था और उसका भी था। तो सबको ये था कि आपका दोनों का सिलेक्शन एक साथ ही होगा। हम दोनों ने तैयारी शुरू की, हमारा प्रीलिम साथ निकला, मेन साथ में निकला, इवन हमारे इंटरव्यू की डेट भी सेम थी। सेम डेट पे सेम डे इंटरव्यू। तो वो था कि सभी को ये लग रहा था कि जाएंगी तो दोनों एक साथ जाएंगी, क्योंकि इनकी जर्नी साथ में शुरू हुई, शायद साथ में खत्म होगी। लेकिन ख़त्म ऐसी हुई कि उसे अपनी फाइनल पोस्ट मिल गई थी कि उसे अब दूसरी बार तैयारी नहीं करनी थी,
और मुझे फिर से वही जर्नी फिर से दोहरानी थी। तो यही से फिर ये शुरू होता है कि 18 का इंटरव्यू दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर 19 के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन रिजर्वेशन का इशू के कारण 19 डिले हुआ। फिर कोविड आया, कोविड को फेस किया। उसके बाद फिर 20 का एग्ज़ाम हुआ, 21 का एग्ज़ाम हुआ। सब बैक टू बैक एग्ज़ाम हुए, उनके रिजल्ट डिले हुए, मैं सभी में फेल हुई। 19 मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, 21 नहीं हुआ, लेकिन फाइनली फिर 22 में जो इतना धैर्य का जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा मिला कि रैंक 1 के साथ सिलेक्शन। अमेजिंग दीपिका, अभी बहुत आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, और बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आपको इतने साल एग्जाम क्रैक करने में लग जाते हैं। तो कभी आपको ये लग रहा था बैक ऑफ द माइंड कि यार मैं बार बार अटेम्प्ट दे रही हूँ लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रही हूँ, क्या एग्जाम मेरे लिए बनी है नहीं बनी है? क्या कभी ऐसे सेल्फ डाउट जिसको हम बोलते हैं, और आई थिंक कि हर एस्पिरेंट की लाइफ में सेल्फ डाउट आते ही हैं, आपको कभी वो सेल्फ डाउट्स हुए? ये सेल्फ डाउट की स्थिति शुरू हुई बाद में। एक्चुअली क्या था कि 18 तक जिस इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ी थी वहाँ की मैं टॉपर रही हूँ। 18 में मैं और कृतिका दोनों टॉपर थे। तो ऐसा था कि मेंस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अभी तक मेंस रुका भी नहीं है, तो मेंस स्ट्रॉन्ग था। तो ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। तो 19 तक भी वही एटीट्यूड बना रहा कि ठीक है 18 एक आधा टेम जो सभी को लगते हैं वो वाला था कि एक आधा टेम में क्या हो गया। तो 18 का नहीं हुआ तो 19 में मैं क्या, इवन पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड्स, सबका शोर था कि तू डिप्टी कलेक्टर बन रही। कुछ फ्रेंड्स ने तो नाम तक मतलब कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐसे सेव कर रखे थे कि नेक्स्ट डीसी। तो वो था कि मैं बन ही जाऊंगी। लेकिन बीच में क्या हुआ, कोविड के कारण 20 का रिजल्ट पहले आया था। 20 का इंटरव्यू दिया लेकिन 20 में क्वालिफाई नहीं हुआ। 20 का मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है अपन मेंस उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, नया सिलेबस था, लेकिन अपन तो श्योर है कि 19 में अपने को होना ही है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो 19 के रिजल्ट तक तो मैं बहुत चिल थी, मतलब कि ठीक है यार हो जाना है, क्योंकि 19 अपना बहुत अच्छा गया, इतने ज़्यादा तैयारी है। इवन कोविड का जो 1-1.5 साल का समय था उसमें मैंने कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज भी लिखी है, ऑनलाइन जितनी अवेलेबल थी सबकी टेस्ट सीरीज लिख लिख के मैं प्रैक्टिस। तो मैंने वो गैप भी नहीं किया था कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने तैयारी छोड़ी हो। तो था कि 19 का रिज़ल्ट मेरे लिए बेस्ट आएगा, इतनी सारी पोस्ट भी हैं, लेकिन रिज़ल्ट आया तो उसमें नाम भी नहीं था, और इवन मतलब वेटिंग लिस्ट में भी नहीं थे हम दूर दूर तक। तो ये कि फिर जब 19 का रिज़ल्ट नहीं रहा पॉजिटिव, उसके बाद मुझे फिर सेल्फ डाउट आया, क्योंकि मैंने 18, 19 और 20 3 अटेम्प्ट हो गए थे मेरे, और 20 में भी नहीं होना, इतना अच्छा लिखना, इतनी अच्छी सारी चीज़ें तैयारी होने के बाद, तब मुझे लगता था कि शायद अब मैं कुछ गलत कर रही हूँ जिसे मुझे सुधारने की आवश्यकता है। फिर मैंने वही कि मैं टीचर्स से मिली, जिस सर के मतलब सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में मैंने तैयारी की है। तो सर से भी मैं बार बार एक ही क्वेश्चन के, सर आप मेरी कॉपी पर्सनली चेक कीजिए। मैंने उन्हें पर्सनली कॉपियाँ चेक कराई। उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो गया था उनसे मैंने कॉपियाँ चेक कराई, ताकि मुझे पता चले कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रही हूँ। तो ये बस यही कि 19 के रिजल्ट के बाद से सेल्फ डाउट की स्थिति शुरू होती है, और सेल्फ डाउट नो डाउट सभी को होता होगा। लेकिन वही है कि सेल्फ डाउट के साथ आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ आप गलतियां कर रहे हैं तो उसे सुधारने की आवश्यकता होती है कुछ टाइम। आई थिंक वो गलतियां आप सुधार पाते हो जब आप एनालाइज करते हो कि गलत हो क्या रहा है। जी। ओह आई एम सॉरी, मैं वीडियो के बीच में ही आ गया, बट हियर इज अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप इस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है पॉडकास्ट आप तक लाने के लिए। हम बात करते हैं हमेशा कई बार पीएससी टॉपर से स्ट्रॉन्ग वाई के बारे में, कि यार आपने क्यों शुरू किया इस एग्ज़ाम की तैयारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको लंबे समय तक प्रिपरेशन करना है या सक्सेस पाना है इस एग्ज़ाम के अंदर। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आपने चूज़ किया पीएससी, तब कोई ऐसे वाई फैक्टर्स डिसाइड किए थे कि यार मुझे इस कारण से पीएससी करना है, और इज इट जस्ट इन की एक जॉब लेना है, सरकारी अधिकारी बनना है, क्या था आपके लिए? कि मेरा मोटिव सिर्फ जॉब था पहले, कि क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जॉब के बारे में भी पता नहीं था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड किसान परिवार है, पापा जरूर पंचायत सचिव हैं, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि ये पोस्ट क्या होती है, इनके काम क्या होते हैं। मैंने धीरे धीरे इसके बारे में जाना, लेकिन वही कि जब मैंने इस जॉब को सिलेक्ट किया था तब तक मेरा यही था कि मुझे एक सरकारी नौकरी करनी है। अमेजिंग। हम बात करते हैं, आपने पहले यूपीएससी तैयारी की, यूपीएससी प्रिपरेशन किया, एंड देन यू मूव्ड आउट टू एमपीपीएससी किया, यूपीएससी के बाद एमपीपीएससी करते हैं जी। आई थिंक बहुत डिफिकल्टीज भी है दोनों एग्जाम में। हम बोलते हैं कि सिलेबस सेम है और अप्रोच, लेकिन अप्रोच बहुत अलग है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच में, एमपीपीएससी हाउएवर अब थोड़ा एनालिटिकल हो रहा है। ठीक है, तो डिफिकल्टीज हुई थी स्विचिंग टू यूपीएससी
टू एमपीपीएससी? वो मतलब होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि वही जैसा आपने बताया कि आपकी मेंटलिटी जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाती है। आप पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं और यूपीएससी, दोनों डिफरेंस है। मुझे भी यही लगता था कि मैंने यूपीएससी कर लिया तो मेरा एमपीपीएससी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी डिफरेंट थिंग है और एमपीपीएससी डिफरेंट है। तो यही है कि मैं तो अभी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यूपीएससी करते हैं तो फिर आप यूपीएससी ही करिए, और एमपीपीएससी करना चाहते हैं तो फिर आप एमपीपीएससी करिए। स्पेशली जब यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना शॉर्ट आता है। हाँ, उसके लिए तो फिर मीडियम के हिसाब में तो फिर ज़्यादा ही है कि आप एमपीपीएससी बेटर है आपके लिए। क्या ऐसी चीज़ें रही हैं जिसको आपने एंजॉय किया उस एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर? क्योंकि ये मैं हमेशा ऐसे लोगों से हमेशा बात करता हूँ जिन लोगों के मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहे हैं और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। ओनली रीज़न ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि हम लोग पीएससी के एग्ज़ाम में अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं एट सर्टेन टाइम, और जो लोग लगातार प्रयास कर रहे होते हैं और फिर जाके सिलेक्ट होते हैं, तो वो मस्त देखा है मैंने हर टॉपर के अंदर कि कुछ ना कुछ तो ऐसा पार्ट होता है पीएससी का जो उनको बहुत पसंद होता है। आपने क्या फन किया है पीएससी एग्ज़ाम के साथ? मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है, तो मेरा यही था कि अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ, मतलब दिन में ऐसा है कि अगर अभी भी कोई मुझे बोल देना कि तू 4 घंटे फ़ोन चला ले, तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। तो ये है कि पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, तो ये है कि पढ़ाई से दूर नहीं हो पाती थी, तो कुछ भी पढ़ लेती थी। वैसे मुझे ऐसा नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बुक्स उठा के, मैंने बेड पे भी बुक्स बिखरी होती थी कि कभी भी थोड़ी देर फ़ोन चलाया, मुझे रील्स देखने का भी शौक नहीं है, बता रही हूँ। तो ये है कि आपके पास नोट्स पड़े हैं, चलो उसी को रिवाइज कर लेते हैं। ये मेरे साथ ये अच्छा था कि लोगों को लगता है कि एक ही नोट्स को हम बार बार पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, तुम कैसे उसको बार बार पढ़ लेती हो, लेकिन मुझे उसी नोट्स को पढ़ने में बार बार बहुत मजा आते थे। मैंने अपने सिनोप्स बना के रखे थे, मैं उन्हीं को ज़्यादातर पढ़ती थी। जब मुझे लगता था कि यार ये थोड़ा सा कुछ इसमें और ऐड ऑन करना चाहिए, तब मैं बुक्स या नोट्स उठा के उसमें ऐड करती थी। तो मुझे वही सिनोप्स को बार बार पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। मैं एक ही सिनोप्स को 10-10 बार रिवाइज कर लेती थी। मेरे दोस्त बोलते भी थे, यार आप इतनी बार रिवाइज कर लेते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो, कुछ नया? तो मुझे यही कि इस जर्नी में मुझे एक तो पढ़ना अच्छा लगता था कि मैं पढ़ने के बिना नहीं रह सकती थी। दूसरा मेरा खाना और घूमने का शौक है। मैंने इस बीच में, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, हम घूमे भी हैं। जब जब मुझे टाइम मिलता था एग्ज़ाम के बीच में, कि जैसे प्रीलिम्स हो गया तो जस्ट बाद में आपको यहाँ नहीं मिलूंगी, मतलब इंदौर में, उसके जस्ट 2 घंटे बाद में कहीं आपको आउट ऑफ मतलब सिटी या कहीं मिलूंगी। तो ये कि मैं कहीं कहीं घूमना पसंद था, तो फिर घूमने के लिए निकल जाती थी। हाउ इज योर रूटीन? हम थोड़ा रूटीन पे बात करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक वाले भी सिचुएशंस आते हैं। रूटीन क्या फॉलो करते थे आप? रूटीन में मैं थोड़ा टाइम पंचुअल थी कि मैं एक शेड्यूल डिसाइड करती थी, मतलब ये वैसा फेक वाला नहीं है। लिटरली मैं लिख लेती थी सिलेबस, जहाँ मुझे जगह मिलती थी। जैसे आज डेट डिसाइड हो गई है कि प्रीलिम्स आपको 1 महीने में है, तो मैं डिसाइड कर लेती थी कि मुझे कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं ट्राई करती थी कि मैं लगभग 9 से 10 घंटे तो पढूं ही पढूं, और इतना हो भी जाता था। तो ये है कि एक टाइम फिक्स था मेरा कि मुझे इस टाइम पे उठना है और इस टाइम पे सोना है। मेरे साथ नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, उठते तीर आ गए हैं कि आज आपको इनके साथ मिलने जाना है ये। तो जब उसको पढ़ाई के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, फिर मैं वो उधर जब सोने का जो टाइम है उसमें एडजस्ट करती थी। मैं नाइट में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो रात को मैंने ज़्यादा पढ़ा है, जल्दी उठना मेरे अभी तक भी नहीं हो पाया है मुझसे। तो रात को पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। सब्जेक्ट का अगर मैं बोलूँ कि टाइम डिसाइड ऐसा था मेरा कि मैं एक सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ती थी। मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना पसंद था। कि जैसे अपने प्रीलिम्स में 10 यूनिट्स हैं, तो उस समय डिसाइड कर लेते कि मैं 3 यूनिट पर डे पढ़ना है। तो मैं डिसाइड कर लेती कि इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में, और टाइम को फॉलो करते हुए पढ़ती थी मैं। थोड़ा आपने जो बोला ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो आप एक साथ 2-3 सब्जेक्ट्स को कवर करते थे, कुछ ऐसा था? हाँ, कि बेसिकली जैसे हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है आपको, तो एक सब्जेक्ट तो जो बड़ा विषय है, मतलब हिस्ट्री लंबा है, आपको 15 दिन लेता है, तो उसे शुरू करूंगी। दूसरा ऐसा करंट है जो आपको रेगुलर पढ़ना ही है, क्योंकि करंट का इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, करंट में आप क्या पढ़ो क्या नहीं, तो रोज़ रीड करना उसको। मैं एक मतलब कि करंट से आप अवेयर भी रहेंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स को साथ में। दूसरा एक सब्जेक्ट ऐसा है जो डिफिकल्ट है, जिसमें आपको रटना ज़्यादा है, जैसे कि जनजाति हो गई, आप उसको समझने के साथ आपको उसके फैक्ट रटने भी हैं, तो वो सब्जेक्ट। तो ऐसे मतलब मैं कॉम्बिनेशन बना लेती थी कि कुछ आपको समझने
समझने वाली चीज़ें हैं, कुछ रटने वाली है और कुछ थोड़े इंजॉयमेंट के हिसाब से। तो वैसे कॉम्बिनेशन बना के मैं 2-3 सब्जेक्ट साथ पढ़ती थी। यदि हम एक इस बारे में भी बात करते हैं, फैमिली सपोर्ट के बारे में। हाँ। क्योंकि हमको कई बार ऐसे मैसेजेस या कमेंट्स आते हैं कि यार भैया हम प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, करना चाहते भी हैं आगे इसको कंटिन्यू, लेकिन कई बार फैमिली की तरफ से प्रेशर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे और यू सेड कि यार मेरे को फैमिली प्रेशर इतना रहा नहीं जिसकी वजह से मैं एग्जाम क्रैक इजीली कर पाई हूँ। बट मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ ऑन कैमरा, ताकि जिन एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये मैसेज वहाँ तक भी जाए और हमारा कंटेंट कई सारे पेरेंट्स भी देखते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ मैं, तो मुझे कभी भी प्रेशर नहीं रहा। जैसे ऐसा होता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे हैं या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, शादी का प्रेशर था। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। उनको एक फेथ था शायद कि मैं कर लूँगी, और आज वो मैंने कर भी दिखाया। तो ये था कि पेरेंट्स को कभी भी प्रेशराइज नहीं किया उन्होंने कि आप शादी कर लो। उनको यही था कि आप तैयारी करो। इवन अभी रिजल्ट इतने नेगेटिव होने के बाद भी मेरे मम्मी पापा के यही शब्द थे कि ये नहीं तो ये, आपके पास और भी ऑप्शन है। आपने अभी 23 का प्रीलिम्स मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया। इवन घर वालों ने कभी मुझे ये भी नहीं बोला कि आप कुछ और चीज़ें देख लो, प्लान बी बना लो, या कोई सा और आपके पैरेलल कोई सी एग्जाम हो रही हो, व्यापम की इतनी सारी एग्जाम होती थी तब उसकी तैयारी। तो मुझे ये फैमिली प्रेशर कभी भी नहीं रहा कि आपको ये करना ही है, और शादी का प्रेशर भी नहीं रहा कि आपको करना है। जब भी मेरा रिजल्ट आता था मेरी मम्मी के शब्द होते थे कि कोई नहीं, देख मैं आज तेरे को बोल रही हूँ कि तेरे 2 साल और शादी नहीं करूँगी मैं, ठीक है, अब तो आराम से पढ़ लेना। तो वो जो एक आपको पेरेंट्स ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको ये इस तरह का कोई प्रेशर नहीं, आप फ्रीली, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको। क्योंकि मुझे मेंटली ये प्रेशर नहीं था कि मुझे घर वालों को जवाब देना है कि क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा। तो इस बारे में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे 100% सपोर्ट किया। फाइनेंशियली क्राइसिस भी कभी नहीं आए, क्योंकि पापा की जॉब थी तो उनकी सैलरी थी, उससे वो मेरा खर्च उठा सकते थे। तो जितना मैंने मांगा है उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आई थिंक वो फैमिली के सपोर्ट से आपका कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट आ जाता है, हाँ, बढ़ जाता है एग्जाम के पहले। तो वो हाँ मुझे हेल्प भी किया है कि मैंने सारी एग्ज़ाम प्री मेंस तो क्वालिफाई किया ही। अब इंटरव्यू यही है कि लक था या किस्मत थी या मेहनत थी। मैं तो कहती हूँ कि सभी का कॉम्बिनेशन था कि आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। एक सही समय की भी शायद गुंजाइश वो मांग होती है कि सही समय पे ही आपका सिलेक्शन होता है, इसीलिए शायद मेरा सिलेक्शन भी लेट हुआ होगा। तो ये है कि फैमिली का सपोर्ट जो था वो हमेशा साथ था मेरे। दीपिका दी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप ऑडियंस इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रही है। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं हमेशा एस्पिरेंट से ही बात करता हूँ, हमारी लाइब्रेरी में भी और ऑन कैमरा भी। यार हम लोग पीएससी की तैयारी में 2-2, 3-3 साल, 4 साल, 5 साल भी लगाते हैं, बट हम में से बहुत कम ऐसे एस्पिरेंट होते होंगे जो मेंटल हेल्थ के बारे में कभी सोचते हैं। फिजिकल हेल्थ पे हम काम किया जा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जब आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, आपको एंजाइटी इश्यूज होंगे या आपको थोड़ा सा उदासपन लगेगा, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो आप उसको पहचान में नहीं पाते हो और आप खुद से सैड होना शुरू हो जाते हो। आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ओपिनियन क्या है और क्या आपको कभी कुछ ऐसे इश्यूज फील हुए थे? इश्यूज तो मुझे हुए, क्योंकि मैंने इतनी फेलियर देखी है कि मेंटल हेल्थ का इशू होना वो स्वाभाविक बात थी कि आप डिप्रेशन में जाते भी हैं, आपको डिप्रेशन फील भी होता है। बट मेरा तो यही था कि मेंटल हेल्थ के लिए मैंने सबसे बेस्ट काम किया है। मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है तो मैं गाने सुनती थी। उससे ज़्यादा मैंने किया है दोस्तों से बातें। मेरे कुछ दोस्त हैं खास जो मुझे हमेशा मोटिवेट ही करते हैं, और एक मोटिवेशन का उनका ये भी अच्छा था कि वो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो वो यही कि हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो। तो एक उनका एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वो हमेशा बना रहता था। हमेशा वो ऐसी चीज़ें ही बताते थे कि कैसे आप बेस्ट हो, कैसे आप लोगों से बेटर हो। तो वो चीज़ें अच्छी चीज़ें, व्यक्ति को अपने बारे में अच्छी चीज़ें सुनना हमेशा से अच्छा लगता है। तो उनका ऐसा था कि वो हमेशा इंस्पायर, मोटिवेट करते थे, अच्छी बुरी चीज़ों को बता के, डिफरेंस करके और मोटिवेट। तो मैंने सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों से बातें की है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। और मेंटल हेल्थ का दूसरा मैं तो यही कहूँगी कि आप सेल्फ मोटिवेट जितना होते हो, उसके अलावा आप किसी और से मोटिवेट नहीं हो सकते। मोटिवेटर, गाइडर को सुनना, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है, जिनको वो चीज़ें मोटिवेट करती है, करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेट होना सबसे अच्छा है। आप खुद को मोटिवेट करेंगे
तो आप हमेशा से पॉजिटिव रहेंगे और आप उस चीज़ के प्रति मतलब ईमानदार और डेडिकेट भी रहेंगे। मैं अपने आप को यही था कि मुझे खुद पे सच में भरोसा था कि मैं एक दिन कर लूँगी, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है, मैं कैसे उस चीज़ को डील करती हूँ मुझे पता है। तो आपको अंदर से जब आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो आपको लग जाता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बस मेरे अंदर वही था कि मुझे ये पता था कि मैं एक दिन कर लूँगी। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतना टाइम लगेगा, बट ये है कि उस चीज़ ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मेरे अंदर वो एक एटीट्यूड था कि मैं कर लूँगी। मैं किसी से बात भी करती थी तो वो बोलते थे कि ऐसा होगा ऐसा, तो मुझे ये था कि यार ठीक है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल होना तो है ही, लिखा ही है अपने लिए, तो होके तो रहेगा, तो हो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी। दूसरा ये कि डिप्रेशन में जाने के बाद ये है कि कोई वैसा है कि योगा कीजिए आप, हेल्थ मैं सारी चीज़ें करने का हमेशा सोचती थी, बट मैं कभी भी कर नहीं पाई इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, एक सजेशन ज़रूर दे सकती हूँ मैं कि मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है। मैंने लास्ट पे जब 3 फेल्योर कंटिन्यूअसली देखे थे, तो मैंने इस पे थोड़ा काम किया था। मैंने मेडिटेशन शुरू किया था, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। अगर आप स्टार्टिंग से उस चीज़ को आपके साथ बना के रखते हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं रोज़, तो आपको वैसे पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, और अगर आपको ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको डिप्रेशन की स्थिति हो रही, तो वो आपको हेल्प करती है। राइट। और आई थिंक कि ये चीज़ें डील करना बहुत आसान हो जाती है जब आपके पास राइट फ्रेंड्स हो या अच्छे दोस्त आपके आसपास हो, जैसा कि आपके पास था, आपने बताया। मेरे दोस्त तो हमेशा से ऐसे ही रहे, और मेरे दोस्त भी सारे वैसे थे जो तैयारी वाले थे। एक ये भी है कि आपके प्रिपरेशन वाले जो दोस्त हैं, सेम फील्ड की आप तैयारी करते हो, तो वो भी आपको मोटिवेट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, सिचुएशन को समझ पाते हैं। रिजल्ट आपका अगर नेगेटिव आए तो उसके बाद क्या रिएक्ट करना है उन्हें पता होता है। अगर हम अदर फील्ड के दोस्तों के साथ जुड़े होते तो वो इतने ज़्यादा हमारे साथ एम्पैथी नहीं रख पाते हैं जितना कि हमारे सेम फील्ड के रख पाते हैं। तो मेरे साथ ये अच्छा था कि मेरे हॉस्टल मेट्स या मेरे जो पुराने कॉलेज फ्रेंड्स थे, वो ऑलमोस्ट लोग ये थे कि गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो सबकी हेल्प उस हिसाब से ज़्यादा अच्छी रही मेरे लिए। जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेंटल हेल्थ की मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम होगी वो उन लोगों को होगी जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं एग्जाम में, या जिनके अटेम्प्ट्स क्रैक नहीं हो रहे। मैं चाहता हूँ आप उन लोगों को भी एड्रेस करें जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, या उनको बार बार फेलियर्स मिले हैं, या लाइफ में कभी फेलियर मिला, उन लोगों को भी एक बार एड्रेस कर दीजिए। मतलब जो फेल्योर है, पहले तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ से परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। असफलताओं के बाद भी सफलता मिलती है, उसका एग्जाम्पल मैं हुई। तो ये कि आप अपने आप को बस ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको किस चीज़ से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि मुझे गाने सुनना अच्छा लगता था, दोस्तों से बात करना, बहुत सारे होते हैं जिनको फैमिली से ऐसा मतलब मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उनसे बात करके अच्छा लगता है। तो आप वो चीज़ कीजिए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। आप बार बार आपके असफलता का जो रिजल्ट है उसे बार बार मत सोचिए, क्योंकि हम क्या होते हैं ना, हम बार बार यही चीज़ देखते हैं कि मैं फेल हो गया यार, अब क्या होगा, अब लोगों को कैसे फेस करूँगी। मेरे साथ भी यही था कि मैं लोगों को जवाब क्या दूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं 2020 का जब फर्स्ट रिजल्ट था मेरे 2018 के बाद, और मेरे लिए बहुत मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था वो, क्योंकि इतने साल बीच में 3 साल इस कोविड के कारण निकल गए थे। तो ये था कि अब क्या होगा, तो रिजल्ट आया नेगेटिव। तो मेरे दोस्त जब मेरे साथ ही था, मैं खजराना गणेश मंदिर दर्शन ही करने गई थी, और रिजल्ट वहीं आया था। मैंने उससे पहला क्वेश्चन होने के बाद रोते हैं ये, मेरा पहला क्वेश्चन ही उससे ये था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी, क्योंकि लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन थी आपसे, आपके दोस्तों को भी इतना मतलब भरोसा था कि आपका होना ही, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट। तो यही था मेरा सबसे कि वो तो सभी के साथ वो क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँ। तो यही कि आप फेस लोगों को कीजिए, क्योंकि उन लोगों में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप अच्छे से उनको फेस कीजिए, आप जो जहाँ हैं आप वहाँ तक पहुँचिए। आपके लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो वही है कि आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मेरा यही है कि आप सेल्फ डाउट मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी किया तो उसका रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है, आप और डिप्रेस होते हैं उससे। आप अपने आप में पॉजिटिव रहने के प्रयास। और आई थिंक इस टाइम पे आपको आपकी इस प्रोसेस को भी समझने की ज़रूरत है। मुझे याद है अभी मैं कुछ दिन पहले ये कंटेंट बना रहा था कि यार वाई 99% ऑफ एस्पिरेंट्स फेल इन द एग्ज़ाम, बट लेटर ऑन जब मैंने डेटाज पे और मैंने ध्यान दिया तो मुझे ये भी रियलाइज, और आई थिंक सबको रियलाइजेशन है कि यार ये प्रोसेस ही ऐसी है। अगर पोस्ट 500 आ रही है और फॉर्म 3 लाख 4 लाख जाएंगे, 99% लोग फेल ही होंगे। देयर इज़ नो अदर प्रोसेस। 501वें नंबर पे अगर कोई आ रहा है तो उसको पोस्ट तो नहीं मिलेगी किसी भी तरीके से। और ये एक्सेप्ट जितना जल्दी आप कर लोगे उतना बेहतर प्रिपरेशन आप कर पाओ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कि हम कई बार एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि यार हम कहाँ गलत कर रहे हैं,
और हम हमेशा बात करते हैं कि यार हमेशा इवेल्युएट करो, एनालाइज करो कि क्या ये चीज़ आपके लिए सही है, नहीं है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, उसको सही करो। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? सुधार की संभावना हमेशा आपके अंदर होती है, और ये सबसे ज़्यादा पीएससी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये आपको जानना ही पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आप हर एक साल आप नया कंपटीशन फेस करते हो, और अगर ऐसे बच्चे जैसे मेरे जैसे हैं कि जिनको कुछ साल हो गए तैयारी करते करते, तो उनके साथ एक दिक्कत ये भी आती है कि आप पढ़ते हो और आपको उतना जल्दी अच्छे से रिकॉल नहीं होता है। वहीं फ्रेश माइंड बच्चा जो आता है वो उतनी जल्दी उस चीज़ को ग्रास्प कर लेता है। तो ये चीज़ भी आपको आगे जाके फेस करनी पड़ती है। तो यही है कि आप चीज़ों को मतलब आपको बार बार उस चीज़ को रियलाइज करना पड़ता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि नए बच्चों से भी आप अपने आप के डाउट्स मतलब पूछिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कॉपिया में कोई दिक्कत है, तो आप सिर्फ टीचर से इस बारे में बात मत कीजिए, आपके दोस्तों से भी बात कीजिए। कोई नया एस्पिरेंट आया, आपको लगता है कि ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा है, चीज़ें समझ रहा है, आप उससे भी पूछिए कि इसमें और क्या बेटर हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है, और आपको हमेशा एड ऑन करने को ही मिलता है। मैंने भी किया है और उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता होती है, हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। दिव्या दी, आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम प्रीलिम्स को लेकर बात करते हैं। प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी थी कि कंटिन्यूसली बैक टू बैक प्रीलिम्स क्रैक हो रहे थे, उसके बारे में बताइए। पहला की पॉइंट तो मैं यही बताऊंगी कि आप प्री की तैयारी मत कीजिए, सबसे पहले मेंस की तैयारी कीजिए। नए स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेटर है कि आप ये डिस्टर्ब मतलब आते ही ये डिसाइड मत कीजिए कि मुझे प्रीलिम्स पढ़ना है। आप पहले अच्छे से सिलेबस को समझिए, मेंस की तैयारी कीजिए, मेंस के साथ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती जाती है। तो आप अगर मेंस पढ़ लेते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स का ये समझिए कि आप 50% तो कवर कर चुके हैं। अब आपकी बारी आती है कि आपको फैक्ट को एनालिसिस करना, फैक्ट को याद करना है। तो आप जब आपकी प्रीलिम्स की डेट आ जाती है, जैसे कि 2 महीने पहले ही आपकी डेट अनाउंस हो जाती है, तो इतना टाइम बचा रहता है, तब आप प्रीलिम्स से शिफ्ट होइए। उसके पहले आप मेंस पढ़िए, मेंस के नोट्स बनाइए, सिनॉप्स बनाइए, जो आपको अदर काम करना होता है वो करिए। प्रीलिम्स निकालने के लिए अगर स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा काम करती थी कि फैक्ट को, क्योंकि प्रीलिम्स जो एमपीपीएससी का जो प्री है वो आपका फैक्चुअल होता है। आप बिना रटे कुछ चीज़ कर नहीं सकते, उसमें आपको रटना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। आप सिलेबस को समझने के साथ जो फैक्ट होते हैं उनको रटना भी पड़ता है, तो आप दोनों चीज़ें कीजिए। मेरा ये था कि मैं क्वेश्चन को मतलब जो सिलेबस है उसको पढ़ने के साथ साथ ही उसके क्वेश्चन लगाती थी। मतलब मैं क्वेश्चन लगाने में डिले नहीं करती थी। जैसे मैंने आज हिस्ट्री के 4 टॉपिक पढ़े हैं, तो मैं वो 4 टॉपिक के जितने मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं मैं उन्हें लगा लेती थी, ताकि इधर मैंने पढ़ा और उधर उस चीज़ को मैंने मतलब कंटेस्ट किया। मतलब मेरा ये मानना था। कुछ लोग करते हैं कि पढ़ते हैं फिर एक साथ बैठेंगे तो वो हज़ारों क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन मैं ये करती थी कि आज मैंने अगर 10 टॉपिक भी पढ़े हैं तो मैं उसके लिए 2 घंटे बचा के रखती थी, रात के टाइम के या दिन के टाइम के, कि मुझे अब इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो मैं पढ़ने के साथ क्वेश्चन लगाना मेरा मतलब ऐसा था कि वो कि करना ही है, भले आपको 10 दिन भी प्रीलिम्स के लिए मिले हैं, मैं उसमें भी क्वेश्चन लगाती थी। सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो, मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा टारगेट था मेरा। तो प्रीलिम्स के लिए यही है कि आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी नोट सुटेबल लगे वो आप पढ़िए, और उसके साथ में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो जरूर लगाएं। एक इस चीज़ पे भी बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम की डेट अनाउंस होती है उसके बाद से हम सब एक रश में आ जाते हैं कि हमको पढ़ना है, जल्दी से ख़त्म करना है, देन वी नीड टू क्रैक द एग्ज़ाम। और जैसे जैसे डेट पास आती है बहुत सारे लोगों को एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो डर रहेगा। भले ही आपने, आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब आपकी लगातार प्रीलिम्स क्रैक हो रहे थे फिर भी जब आप प्रीलिम्स देते हो तो आपको हल्का सा डर तो होता ही है कि यार क्रैक होगा या नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा बताओ। हल्का तो क्या, मुझे तो बहुत डर लगता था। मतलब मैं हमेशा से स्कोर मैंने जनरल के जो कट ऑफ होता है उससे भी ज़्यादा ही किया। मतलब मैं 3-4 नंबर उसके भी ऊपर ही रहते थे। मतलब मैं हमेशा सिक्योर उस पर रही हूँ प्रीलिम्स में। उसके बाद भी मैं जब प्रीलिम्स के 10 दिन या 8 दिन 15 दिन जो बचते थे उसमें मैं हमेशा, कोई भी आसपास मतलब तैयारी वाले दोस्त थे मेरे सारे, क्या होगा यार इस बार प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो हमेशा आप तो दीदी ऐसी बात ही मत करा क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा स्कोर करते हो। मैंने वो जो भी है, लेकिन जो एग्ज़ाम का फोबिया है वो उतना ही ज़्यादा होता था। इवन मेरे साथ तो ये होता था कि मैं जब एग्ज़ाम, स्पेशली प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब होता था, तब मैं अपने कुछ पासवर्ड जो होते हैं अपने वो तक भूल जाती थी, क्योंकि उसमें इतना इंगेज होना, उसके साथ ही उस चीज़ों को इतने फेक, दिन भर आपको फैक्ट रटने हैं, आप चलते फिरते बस आपके दिमाग में एमपी का ही रिवीजन चलता रहता है। तो ये है कि
डर तो लगता है, डर तो इवन एग्जाम हॉल तक भी लगता है, लेकिन वही है कि आपको अंदर से खुद को समझाना होता है ठीक है इतना पढ़ा है, कुछ तो याद आ ही जाएगा। तो मेरा भी हमेशा ये रहता था कि बस मुझे ये रखना है एग्जाम हॉल में कि मैंने इतना पढ़ा है, भगवान जरूर मुझे सारी चीज़ें याद आएगी। और ये आपको भरोसा रखना भी है और आपके साथ होता भी है। जब आप अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो तो आप जैसे ही पेपर देखते हो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आने लगती है। एग्जाम के 10 दिन पहले आपको ज़रूर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी है कि आपने अगर पढ़ी है तो आपके दिमाग में रहती है और जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सामने आती है। अमेजिंग। मेंस को लेकर बात करते हैं, मेंस को लेकर क्या स्ट्रैटेजीज थी, और मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने जब से तैयारी शुरू की आई थिंक 2 या 3 बार आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है। हाँ, उसमें भी फिर कुछ हर्डल्स आती है, तो मुझे इस पर्सपेक्टिव से ही बताइए। और मेंस की तैयारी आपने की कैसे? मैंने मेंस की तैयारी मतलब स्पेशली मैंने MPPSC के लिए बुक्स ज़्यादा प्रेफर नहीं की है। जो बेसिक बुक होती है जैसे लक्ष्मीकांत होती है, स्पेक्ट्रम होती है, ये पढ़ी है मैंने, लेकिन मैंने अधिकतर जो नोट्स हैं वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, मल्टीपल नोट्स मैंने इकट्ठे करके जो अच्छा कंटेंट लगा उससे बनाए। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो आपके पास आपके खुद के नोट्स होने चाहिए बने हुए, और दूसरा है कि आप कितना लिखते हैं। मैंने 2 पे बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने अपने नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स मैंने हमेशा बनाए हैं जितने भी सब्जेक्ट है। इवन आप बेसिक सब्जेक्ट के तो बना लेते हो तो सिलेबस चेंज भी होता है तो भी काम ही आता है। मेरे साथ फेवर में स्थिति यही थी कि मैंने 18 से ही अपने नोट्स बना लिए थे सिनॉप्सिस। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब्जेक्ट कभी चेंज होते नहीं है। 2 बार सिलेबस चेंज हुआ क्योंकि मेरे टाइम पे, तो दोनों बार में ये सब्जेक्ट तो कॉमन ही थे तो मुझे इस पे काम करना नहीं पड़ा। तो सिनोप्स बना लिए थे तो उससे ये होता था कि मैं एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लेती थी। एक व्यक्ति उस चीज़ को 3 दिन में पढ़ता था, मैं उसे 1 दिन में पढ़ के और कंप्लीट कर लेती थी। तो एक चीज़ ये है कि अगर आपके खुद के नोट्स हैं और उसमें भी आपने अगर सिनोप्स बना के रखे हैं तो आपको ये है कि आपको पढ़ने में जो समय देना पड़ता था वो कम हो जाता था। उसके बाद फिर लिखना, दूसरी चीज़ है लिखना। आप जितना लिखते हैं आपकी मतलब आपकी कॉपी उतना ही अच्छा दिखाती है कि आप जैसे जैसे आप लिखना शुरू करते हैं आप में सुधार आता जाता है। मैंने मतलब हज़ारों कॉपियाँ, 1000 तो कम ही है ये, मैंने कितना लिखा है मुझे भी नहीं पता। मैंने जहाँ कोचिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज मुझे मिल जाती थी मैंने लिखा है। मैंने 18 के मेंस के लिए और 19 के मेंस के लिए मैंने दिन में खुद से भी घर पे भी 1.5 घंटे मेरा फिक्स था लिखना। कुछ टाइम मिले या नहीं मिले, आपको कुछ करना है नहीं करना, मेंस जरूर लिखना है। तो मैं अपना खुद का टाइमर लगाती थी और लिखती थी। मैंने लिखना कभी नहीं छोड़ा। कोई बोल देता था कि अब आपके मेंस की एग्जाम का डेट आ गई है, आपको टेस्ट लिखने, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा बैक टू बैक शेड्यूल रहा था कि प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई हो रहे थे। तो मुझे कुछ बाद के जो मेंस है 20-21 के, उनमें इतना टाइम नहीं मिल पाया था मेंस लिखने के लिए। लेकिन मुझे ये था कि भैया अपना प्री क्वालिफाई हो रहा है, अपने को मेंस लिखना है। तो मैं कहीं भी की टेस्ट सीरीज, मैंने अधिकतर तो सत्यमेव जयते क्लासेस की टेस्ट सीरीज लिखी है। तो मैं बस टेस्ट मुझे मिलते थे और मैं टेस्ट लिखना शुरू कर देती। तो ये है कि मेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको लिखना भी उतना ही होगा। आपका हाथ जो है ना वो बस बोल देना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और मैं खुद लिख दूंगा, दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी आप उसके क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर लो। कि लेट से आपने एक सप्ताह कुछ पढ़ा कि 7-8 टॉपिक्स आपने कुछ पढ़े, उनके सारे के क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस बनेंगे, उनको आप नेक्स्ट 7वें दिन आप खुद ही उसको सॉल्व करते हो। तो टॉपिक भी प्रिपेयर होगा, रिवीजन भी होगा और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। हाँ, और अभी तो आपके पास इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के मिल जाते हैं। इवन आपके पास पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए आपके पास वो क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। तो लिखना अगर आप चाहते हैं तो आपके पास कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है। मतलब जैसे कि 18 के टाइम पे हमने ये भी काम किया था, हम खुद से क्वेश्चन बनाते थे और लिखते थे कि टॉपिक पढ़ा तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उसको लिखते थे। लेकिन अब तो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। मेंस को लेकर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आपको क्या लगी है कि ये चीज़ें फेवर में आ गई? एक हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए ये भी होता है ना कि अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो आपको कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में। आपके लिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताओ कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आपकी मेंस को लेकर, मेंस पर्सपेक्टिव से क्या रही है? मैं सिनोप्स का ही बताऊंगी कि जो आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपने लगाई तो आपको 2 दिन का गैप मिलता है। 2 दिन में आपको एक पेपर पढ़ के और आपको उस टेस्ट को देना होता है। जनरली हम अगर नोट्स पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो हम इतनी जल्दी उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिनोप्स, आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो आप आसानी से रिवाइज करके उससे परफॉर्म कर सकते हैं।
मैंने वही कि मुझे बुक्स से ज़्यादा नोट्स ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नोट्स बनते हैं वो बुक्स से ही बनते हैं, तो उसमें और भी कम आपको छांटना पड़ेगा। तो मैं नोट्स से कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिसकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती थी उससे लेके और फिर अपने सिनोप्स बनाती थी। मैंने एक नोट से कभी भी अपने सिनोप्स नहीं बनाए, 2-3 इंस्टीट्यूट के मैं नोट्स रख के, और जो बेटर आंसर हो सकता था वो, क्योंकि 18 और 19 का तो मैंने लेंदी सब वो होते थे उससे मेंस दिया था, लेकिन 20 और 21 का और 22 का जो मेंस है वो आपका, जिसमें आपकी लाइन भी कम हो गई थी, आपको कम शब्दों में ज़्यादा लिखने की जो चीज़ें थी वो, तो उसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा प्रेफर की है कि फैक्ट ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। एक वो भी होता है कि आप आपका जो लिखने का तरीका है उसमें आप कौन से फैक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो चीज़ें भी मैटर करती है कि आप जो उन्होंने पूछा है पहले उस की पॉइंट्स को आप अगर डालते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। दी मैं इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करता हूँ। इंटरव्यू हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, पोर्शन होता है पॉडकास्ट का, कि हम बहुत डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं, और आपके पास बहुत कुछ है बताने को, क्योंकि आपने 5 इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसके पहले मैं चाहता हूँ आप प्रीलिम्स और मेंस की बुक लिस्ट बता दीजिए ऑडियंस को, ताकि एक बेसिक क्लैरिटी हो जाए, उसके बारे में बताइए। मैंने जैसे बताया कि मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। मेरा यही है कि जैसे पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पहले पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रहा कि सिलेबस चेंज हो गया और सिलेबस में उसका कुछ पोर्शन ही है, तो आप उसको देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ी थी। अगर जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि आप एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार बेस बनाने के लिए पढ़िए। बाकी तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स बन रहे हैं, आप उन्हें प्रेफर कीजिए और उन्हें अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी देख ले रहे हैं, या आप बहुत सारा एक तो भटकाव होता है कि यार मेरे इंस्टीट्यूट के नोट्स मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, तेरे के बता दे यार, तेरे ज़्यादा बेटर होंगे। तो मुझे लगता है जहाँ आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उस पर भरोसा रखिए, एक बार उस सिलेबस उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये नोट्स में ये नहीं था और ये चाहिए था मुझे, तो आप फिर अदर नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। बट एटलीस्ट एक बार उस सिलेबस को क्लियर, मतलब पढ़ो अच्छे से, उसके बाद ही आप कंपेयर कर पाओगे। अमेजिंग। इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे आते हैं। पहले ही बताइए इंटरव्यू की प्रिपरेशन की कैसे है आपने, क्योंकि आई थिंक आपने 2018 के टाइम से प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा, तो हर बार पीएससी के इंटरव्यू के पहले आप प्रिपरेशन कैसे करते थे, क्या सोचते थे इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से तो होती नहीं है, सभी जानते हैं। तैयारी के साथ ही आपकी इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि रहता भी वही है कि इंटरव्यू में पूछा भी वही जाता है जो आप पढ़ के जा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है वही। बट ये है कि जब आपका इंटरव्यू मतलब कॉल आ जाता है, उसके बाद आपको एक स्पेशल थोड़ा सा कि इंटरव्यू फोकस होकर आपको तैयारी करनी पड़ती है। मैंने किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी नहीं की है, इसके लिए तो सेल्फ ही तैयारी की थी। उसमें यही है कि मैंने गाइडेंस प्रोग्राम लिए हैं जो इंस्टीट्यूट अपने चलाते थे कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो मैंने तैयारी में यही है कि करंट अफेयर्स को फोकस किया था। जैसा कि सभी बताते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, 2 न्यूज़पेपर, वही दैनिक भास्कर, नई दुनिया आपके यहाँ चलती है सबसे ज़्यादा, तो दोनों को पढ़ती थी मैं रेगुलरली। उसमें से ऐसी न्यूज़ जो कंटिन्यूसली चलने वाली है, क्योंकि आप न्यूज़ देख के समझ सकते हैं कि ये न्यूज़ कितनी लंबी चलेगी, तो वैसी न्यूज़ को मैंने नोट भी किया था कि थोड़ा सा ये कि उस दिन तक अगर अपने इंटरव्यू कॉल तक ये चली तो आपको बताने में आसानी होगी कि इसका बैकग्राउंड क्या था और क्या। तो आपको करंट अफेयर्स के साथ तो जुड़े रहना ही है उसके लिए। दूसरा है कि आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपका कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि मुझसे तो नाम से भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अच्छा दीपिका पादुकोण के बारे में बताइए। तो ये है कि आपके जो पिताजी का नाम है, आपका एड्रेस से भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपका एड्रेस में अगर कोई सा शब्द है या कुछ नंबर हैं तो वो पूछ लेते हैं कि इसके क्या महत्व है, कोई इतिहास है क्या है, तो उससे होगा। तीसरा है कि आपकी हॉबी कितनी अच्छी है। एक ये है कि एक तो मैं यही कहूँगी कि जो आपकी एक्चुअल हॉबी है आप वही रखिए पहले, तो बनी बनाई हॉबी आपको काम नहीं करती है वहाँ पर, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वही झलकता है जो आपने किया है। तो आप एक्चुअल हॉबी रखिए और हॉबी को इतने अच्छे से तैयार कीजिए कि आपको जितने भी, क्योंकि अगर आपका जो स्टडी बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है तो फिर आपके हॉबी से ही क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस था, कंप्यूटर साइंस नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा 2015 में ही कंप्लीट हो गया था, बहुत लंबा गैप था उसमें, तो वो इतने इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। लेकिन जैसे मेरा हॉबी जो थी वो फोक डांस था, तो फोक डांस में उनका थोड़ा इंटरेस्ट रहता था, तो मेरा जितने भी इंटरव्यू हुए उसमें फोक डांस से हमेशा क्वेश्चन हुए हैं। तो आपकी हॉबी भी डिसाइड करती है कि आपने क्या रखी है, तो उससे क्वेश्चंस होते हैं।
आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि प्रीलिम्स तो सबके लिए सेम होना है, मेंस सबके लिए सेम होना है, बट इंटरव्यू में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग बनता है क्योंकि हर किसी का यूनिक एक्सपीरियंस वहाँ पे आता है। क्या हुआ जब 2022 का इंटरव्यू हॉल में आपने इंटर किया, उसके बाद क्या कुछ हुआ? 2022 के इंटरव्यू के पहले तो मैं ऑलरेडी 4 इंटरव्यू दे भी चुकी थी। हाँ। तो मुझे एक वो फोबिया जो होता है कि इंटरव्यू हॉल में क्या होगा, वो थोड़ा कम था। लेकिन फिर भी कितना ही करो आपके पास, आपको जब पता होता है ना कि आपका आज फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, तो एक डर तो आपके अंदर बना होता है। लेकिन बस इतना सा था, ये था कि सभी ने मुझे अंदर से भी भर के रखा था कि ये कॉन्फिडेंस रखना कि अपन पहले 4 इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको एक एटीट्यूड में वो दिखना चाहिए कि आप ऑलरेडी अपीयर हो चुके हो, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मैं पहली बार अपीयर हो रही हूँ। तो एक उसी एटीट्यूड के साथ मैं गई थी। लेकिन चूंकि मेरा रायकवार सर का बोर्ड था और मुझे पहले से ही, जैसे आपको बोर्ड के पहले आप 2-3 मेंबर बच्चे होते हैं, उसके पहले आपको बुला लिया जाता है, तो पता चल जाता है कि आपका कौन सा बोर्ड है। तो मेरे अंदर वो, क्योंकि इसके पहले 19 का जो था वो इंटरव्यू मैं रायकवार सर के बोर्ड में दे चुकी थी, तो मुझे एक वो पता था कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और किस चीज़ से क्वेश्चन। तो एक पॉलिटी एक्सपेक्टेड था कि सर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने माइंड मेकअप थोड़ा सा कर ही लिया था कि अब पॉलिटी के क्वेश्चन फेस करने हैं और थोड़ा रैपिड फायर होगा कि सर के क्वेश्चन फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं, तो कि फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो एक दिमाग में वो जो चीज़ें थी वो सेट करके ही मैं अंदर इंटर हुई थी। बाकी बोर्ड तो हमेशा से सपोर्टिव ही रहा है, क्योंकि गलतियां मेरी ही रही हैं। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, तो मुझे थोड़ा सा अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ी, मैंने ऐसा देखा था कि समस्या आती थी, क्योंकि मैंने मॉक प्रैक्टिस भी की है, तो वहाँ पे भी मुझे ये समस्या देखी थी मैंने, तो उसमें मैंने काम भी किया बहुत ज़्यादा। 2022 में यही कि मैं इंटर हुई, मैंने उनको ग्रीड किया, उन्होंने बिठाया, फिर उन्होंने, वही उनका पहला क्वेश्चन होता है कि आपने इसके पहले इंटरव्यू दिए या नहीं दिए। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरा 4 इंटरव्यू में दे चुकी हूँ और ये 5वां है। तो वो भी थोड़े शॉक्ड थे कि अरे 5 इंटरव्यू और अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ पोस्ट पे तो होंगे आप? मैंने कहा सर नहीं हूँ। अदर पोस्ट? मैंने कहा नहीं सर। अच्छा, तो आप इतने दिन तक, मतलब उन्होंने भी मुझे यही पूछा था कि आप अपने आप को इतने दिन तक यहाँ पे बना के से रह पाएंगे, मतलब क्या मोटिवेशन है आपके अंदर कि आप कंटिन्यूसली इंटरव्यू दे रहे हैं, फेल हो रही, तब भी आप आज यहाँ पर हैं। तो मैंने उन्हें यही बताया कि सर चूंकि मेरे रिजल्ट भी पॉजिटिव थे और घर पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो फिर मैं सर मुझे लगा कि मैं करना ही चाहिए, मैं कर लूँगी, इसलिए मैं कंटिन्यूसली सर इसमें अपीयर हो रही हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर उनकी शुरुआत जो थी वो अमेरिका के चुनाव जब चल रहे थे, ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन की शुरुआत होती है और फिर उसी से उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। अमेजिंग यार। और कितने नंबर आए आपको इंटरव्यू में? 146। आई थिंक बहुत सही नंबर है ये। अगर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू डिसाइड करने लगा है अभी, पर स्पेशली इस बार क्योंकि इंटरव्यू को लेके कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यूज़ आई मार्केट में। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? कभी ये चीज़ें, आई थिंक ये चीज़ें पहले भी कभी हुई है, पर क्या ऐसी चीज़ें आपको एज एन एस्पिरेंट, अगर आप इस सिचुएशन को देखते हो, तो क्या आपको इम्पैक्ट करेगी ये चीज़? इम्पेक्ट तो करती, क्योंकि मैंने खुद ने भी फेस किया। 2018 में मेरे सिलेक्शन ना होने का कारण ही इंटरव्यू था, क्योंकि मुझे 90 नंबर मिले थे और मेरे साथ वाले को 135, 145, 50। तो वही के इंटरव्यू के नंबर बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रैंक डिसाइड भी आपके इंटरव्यू के नंबर ही करते हैं, क्योंकि मेंस के नंबर तो आपके हो चुके हैं जो है, बट आपके अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर हैं तो आपकी रैंक डिसाइड होती है। मेरे ही नंबर, जैसे मुझसे भी ज़्यादा मेंस में नंबर होने के बाद अगर इंटरव्यू में कुछ बच्चों के कम है, तो वो रैंक डिसाइड हो गई कि मेरे इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर थे, तो रैंक फर्स्ट आ गए उससे। तो इंटरव्यू के नंबर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करते हैं आपके सिलेक्शन पर भी और आपकी रैंक पर भी। बात मुझे एक आपसे एनालिटिकल चीज़ ये भी करना है कि जब आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, एंड फाइनली फिफ्थ में आपको इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छे मिले, इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हुआ एंड यू गॉट द रैंक 1, बट इन 4-5 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कितना अलग होते जा रहा था हर साल का इंटरव्यू? क्योंकि हर साल आई थिंक कि कुछ नई चीज़ें आपके सामने हो रही होगी, सेम इंटरव्यू इज़ नॉट पॉसिबल, तो कितना अलग होते जा रहा था? एक तो सबसे ज़्यादा मेरे साथ ये रहा था कि पहला बोर्ड था जो रिपीट था। मैं जब भी अपेयर हुई हूँ अलग बोर्ड में हुई हूँ, तो एक तो वही था कि हर बार एक नया बोर्ड को फेस करना, क्योंकि आप पहले से थोड़े बहुत डिटेल तो आप बोर्ड के बारे में जान ही लेते हैं कि कौन सा बोर्ड कैसा है, किस बैकग्राउंड से तो क्या क्वेश्चन होंगे, अपन इतना तो एनालिसिस करके ही जाते हैं। तो मुझे यही रहता था कि मैं पहले बोर्ड में अलग सर के पास अपेयर हुई हूँ, सेकंड में अलग, थर्ड, तो मुझे कभी भी मैं अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाती थी कि आज मैंने इतना दिया था तो क्यों नंबर नहीं मिले होंगे, इस बोर्ड में मैंने इतना बोला था तो क्यों नंबर। क्योंकि मैं, अगर सेम बोर्ड में आप जा रहे हो तो आपको पता भी चलता है कि उसने ये पूछा था, अपन ने जवाब नहीं दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम अपन प्रयास करेंगे कि ये देंगे। अब मैं एक बार इंटरव्यू दी और फेल हो गए, तो मैंने ये कि भैया अपन अपना इतना जो चीज़ें थी अपन ने सही नहीं की थी, तो आपको इस पर काम करके अब जाना है।
लेकिन जब मैं फिर बोर्ड में मतलब इंटरव्यू के लिए अपीयर होती थी, फिर नया बोर्ड और कुछ नया आता था मेरे पास। तो वही था कि ये जब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था कि हर बार अलग बोर्ड था। तो वही कि मैं डिसाइड करके नहीं जा पाती थी कि आज इस बार मुझे इससे फेस करना है या इस पोर्शन से, तो हमेशा कुछ नया तैयार करते जाते थे और कुछ नया मिलता था। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। पर मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और आपसे करना चाहता हूँ, देन विल कंक्लूड द पॉडकास्ट। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से या फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चीज़ को आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। एक फ़ीमेल जब बार बार अगर फेल होती है, तो मे बी आपके साथ में फाइनेंशियल या शादी को लेकर इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स जिन लोगों को शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है या किया जाता है सामान्यतः। इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? इसके लिए तो इतना मैं कहूँगी कि जैसे कि ये चीज़ें कॉमन ही है कि एक एज के बाद आप 21-22 के हुए, इसके बाद लड़कियों के साथ तो जनरली ये समस्या है ही कि आपको शादी का प्रेशर आना ही है। लड़कियों के साथ जरूर ये नहीं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी वाला इशू इतना नहीं होता, लेकिन शादी का इशू तो आपको हमेशा ही रहता है। तो एक यही है कि मैं तो सबसे ज़्यादा यही कहूँगी कि आप पेरेंट्स को ही कन्विंस कीजिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके फेवर में हैं तो फिर आपको कोई कुछ भी बोलेगा ना, आपको ना तो चीज़ें इफेक्ट करती है और ना ही उस चीज़ से आप परेशान होते हो। तो अगर आपके पेरेंट्स का आप पे भरोसा है और पेरेंट्स आपसे कन्विंस है कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कीजिए जब तक आपके पास टाइम है। तो आप उसके लिए ज़्यादा बेटर है, आपको मेंटली कोई भी प्रेशर कभी भी नहीं आएगा। दूसरा एक चीज़ है कि मैं कहूँगी कि आप प्लान बी भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन मल्टीपल, जैसे मेरा 5 टाइम तक नहीं हुआ, मुझे इतना वेट भी करना पड़ा। भगवान का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले कि उन्होंने कभी इस चीज़ से क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि आप इतने टाइम तक कर रहे हो, अब हम आपकी शादी करेंगे। लेकिन हर लड़की की स्थिति ऐसी नहीं होती, तो आप प्लान बी भी साथ में लेके चल सकते हैं। प्लान बी साथ में रहेगा तो एक ये रहेगा कि आप उनको ये भरोसा दिला सकते हैं कि अगर मेरा इस बार के सिलेक्शन में नहीं हुआ तो मैं जस्ट शिफ्ट करूँगी प्लान बी पे और मैं एक वर्किंग वूमन बन सकती हूँ। और आपको मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आपने इतना बाहर पढ़ाया, इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्ट की, समय का इन्वेस्ट किया, पैसे का इन्वेस्ट किया, लेकिन आपकी बेटी कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि पेरेंट्स को भी अंदर से कहीं ना कहीं ये होता है कि हमने इतना पढ़ाया है, इतने पैसे इन्वेस्ट किए, तो आप कुछ करो एटलीस्ट। तो ये है कि आप प्लान बी भी रखिए और अपने पेरेंट्स के फेवर में रहिए, हमेशा उनको फेवर में रखिए ताकि आपको सपोर्ट करे वो। मैं बहुत बड़ा कह सकते हूँ कि मैं बिलीवर हूँ कि हर व्यक्ति को जो पीएससी या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरफ आ रहा है, उसके लाइफ में प्लान बी होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी से भी रिलेट किया है कि मेरे लिए बहुत आसान हुआ स्विच करना पीएससी से किसी और करियर के अंदर, क्योंकि प्लान बी बहुत स्ट्रांग हो गया था साथ साथ में। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? और मुझे लगता है कि ये मैसेज हर एस्पिरेंट तक पहुंचना भी चाहिए कि यार अगर आप 2-3 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग इन योर हैंड की जिसकी वजह से आप कहीं पे कुछ कर पाओ। मैं तो 100% मैं भी बिलीव करती हूँ कि प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये गलती की उसके बाद सीखा। मेरा कोई प्लान बी नहीं था, क्योंकि मैं जब से इस पीएससी की तैयारी में आई मुझे लगता था कि 1 या 2 अटेम्प्ट लगेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होते भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे लगभग 10 से 15% रिजल्ट ऐसा होता है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है। नो डाउट वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको प्लान बी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो हेल्प करता है। अगर आप आज फेल होते हो तो आपके पास ये है कि चलो ठीक है, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, तो परसों मैं इस चीज़ के अगर इसको छोड़ता भी हूँ तो प्लान बी मेरा इतना अच्छा है कि मैं इस पर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो वो चीज़ आपको है ना तैयारी में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप एक चीज़ से फ्री हैं कि कल से अगर आपको इस चीज़ नहीं सिलेक्शन नहीं हुई है तो आप फाइनेंशियली क्या करेंगे, तो आपके पास प्लान बी ऑलरेडी तैयार है कि आप ये कर लेंगे और आप सिक्योर हैं। तो मैं तो फेवर करती हूँ कि आप प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने वो समस्या भी फेस की है। अभी मुझे लास्ट टाइम पे सोचने पे मजबूर होना पड़ा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं पीएससी को स्विच करती हूँ, क्योंकि इतनी असफलता के बाद आपको एक समय आ ही जाता है कि आपको सोचना पड़ता है कि आपको क्या करना है। तो अभी मैं ट्राई कर रही थी मुझे क्या करना है, तो मेरे पास कोई प्लान नहीं था। तो इसी कारण मैंने अभी लास्ट में 2022-23 से मैंने अपनी पीजी स्टार्ट की, एमए किया मैंने, फिर नेट क्वालिफाई किया। तो उसके लिए मैं बहुत लेट हो चुकी थी, मुझे पता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप साथ में करते जाते हैं तो आपको वो समय जो मैंने गवाया वो आपको गवाने का मतलब आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप आसानी से उस पर स्विच कर जाएंगे। तो प्लान बी तो होना चाहिए। एक इस बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि सिंस वी हैव अ लाइब्रेरी और हमारे पास लाइब्रेरी में कई बार जब मैं रिसेप्शन पे बैठता हूँ, कुछ एस्पिरेंट अगर इंक्वायरी के लिए आते हैं, हम बात करते हैं उनसे, तो मैं थोड़ा क्यूरियस होकर बात करता हूँ कि यार कब से तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या करना है आगे जाके लाइफ में। तो ऐसी बातें होती है। कई सारे एस्पिरेंट, एक ट्रेंड सा चला कि जो लोग फर्स्ट ईयर में है और प्रिपरेशन साथ साथ में कर रहे हैं, वो हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड पे ये सोचते हैं कि यार
अभी तो भैया बस शुरू कर रहा हूँ, तो यार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेंगे, 2 घंटे पढ़ लेंगे, तो इतने घंटे की लाइब्रेरी दे दो और मैं 3 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद अच्छे से पढ़ने लगूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। ये मैंने बहुत सारे लोगों में नोटिस किया। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं टॉपर से मिलता हूँ या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता हूँ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 2-3 साल हो चुके हैं, या जब मैं अपने आप की जर्नी देखता हूँ कि यार जब हमने शुरू किया था और जब टॉपर जितने हैं उन लोगों ने शुरू किया था, सब लोगों ने अपने शुरुआती साल 2 साल बहुत ज़्यादा फोकस से सिर्फ पीएससी किया है, उसके अलावा कुछ नहीं कि यार अगर आपके पास 8 घंटे तो आप 8 घंटे पूरा पीएससी पे लगा दो, साथ में अपनी हॉबी परस्यू करो, लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो आपकी करियर को लेके जो आपका सपना पीएससी का है उसको आप देते हो। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग, क्योंकि कल्चर चला आता था कि यार भैया अभी तो शुरू किया है तो कुछ घंटे पढ़ेंगे सिर्फ, उसके बाद में हम धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे। मेरा इस पे पर्सनल टेक ये है कि यार जब आप शुरू करते हो तब आपका सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पैशन होता है आपके अंदर, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन आपके अंदर होता है। अगर उस टाइम पे भी आप कम अपने आप को मापोगे या कम एफर्ट लगाओगे तो टाइम के साथ तो घटते जाएगा। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? मैं भी आपके ही साथ देना चाहूँगी इसमें तो, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि आप जब स्टार्टिंग के फेज में होते हो तो आपका एनर्जी का लेवल, आपका लर्निंग लेवल और समझने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही करना है, आपका लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे सिर्फ एस्पिरेंट ही बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज ही क्रैक करनी है, तो आप लिटरली स्टार्टिंग से ही ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपको मतलब डिग्री भी अच्छे से परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखती है। हम जो डमी जो एक कल्चर चल रहा है कि आप कॉलेज कुछ भी करके सिर्फ तैयारी में जुड़ जाते हो, मेरा उसमें थोड़ा फेवर कम है मेरा, कि मैं चाहती हूँ कि आप डिग्री भी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आप जो भी सीखते हैं वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। तो आप डिग्री को भी ईमानदारी पूर्वक कीजिए। लेकिन अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो आपको ये मेंटेलिटी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी कि ठीक है अभी तो हमने शुरुआत की है। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, तब मैंने भी मेरे घर वालों को जवाब यही दिया था कि क्या हुआ, इसमें तो अटेम्प्ट लगते ही हैं, 1-2 अगर मेरे हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पापा। तो वो है कि वो चीज़ आपको ठीक है उस टाइम आपको हील करने के लिए सही रहती है, लेकिन उस चीज़ के डिसएडवांटेज आपको बाद में झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वही चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे समय आपका लगता जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप स्टार्टिंग से ही ईमानदारी पूर्वक, अगर आपका फिक्स है, आप ऐसे इंजॉयमेंट के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका है डेडिकेशन है और आपका लक्ष्य वही है, तो फिर आपको ईमानदारी से स्टार्टिंग से ही पढ़ने की आवश्यकता होती है। और मैं इसको कुछ इस तरह से भी देखता था कि मेरा एक चीज़ इस पे ये भी रहता था कि यार जब आपने सोचा कि मुझे एमपीपीएससी एग्जाम करना है, तो जिस दिन आपने सोचा है आपको पता है कि आपको भाई प्री और मेंस का इतना वास्ट सिलेबस करना ही है, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, और अगर आप कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ इट लाइक अ जॉब कि यार अब मेरी नौकरी है कि मैं फर्स्ट ईयर में रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि हम सब जॉब करते हैं तो 8 से 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर वो सोच ले कि यार मुझे रोज 8 घंटे पढ़ना है, ये मेरे काम है और मेरी सैलरी मिलेगी जब मैं एग्जाम क्लियर करके अपने डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट बनूंगा, तो वो डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट ही मेरी सैलरी है, उसके लिए मेरे को 3 साल तक रोज 8 घंटे पढ़ना है। तो ये एक अप्रोच था जो आई थिंक हमने और मेरे साथ में कई सारे एस्पिरेंट ने लाइब्रेरी में फील किया है। लाइब्रेरी कभी ज्वाइन किया आपने? लाइब्रेरी मैंने एक टाइम तक की थी, जो 2019 का मेरा अटेम्प्ट था उसके लिए मैंने की थी। उसके बाद तो फिर मैंने रूम पर ही रहकर पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू था कि मैं कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक बैठ नहीं सकती हूँ, तो फिर मैंने घर पे ही पढ़ाई की है। लेकिन कुछ टाइम के लिए मैंने की थी, बट लाइब्रेरी का टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। मतलब लाइब्रेरी आपको एक इस चीज़ के लिए इंस्पायर करती है, यार पढ़ ले, आसपास वाले देख रहे हैं कि टाइम पास कर रहा है। तो लाइब्रेरी इसमें बहुत हेल्प करती है। जिसका मन नहीं लगता, जो बार बार फ़ोन उठाता है ना, उसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लाइब्रेरी में ही पढ़िए, क्योंकि एटलीस्ट आप 4 लोगों को देखते हैं तो आप उनको देख के भी पढ़ सकते हैं। दीपिका दी, जब हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे तो हमने बताया था क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल वेलनेस के अराउंड भी काम करते हैं, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अपने पॉडकास्ट में जब मैं फीमेल टॉपर से बात करूँ तो उनसे इस बारे में जानूँ और इस अवेयरनेस को मैं स्प्रेड कर पाऊँ अपने चैनल के थ्रू, कि कहीं ना कहीं फीमेल्स को जब आप प्रिपरेशन करते हो तो मेल के कंपैरिजन में कुछ दिन कम मिलते हैं, क्योंकि आपको एक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहाँ पे आपको पेन भी होगा, इरिटेशन भी होगी, यू विल फील डाउन, और इतनी इरिटेशन के साथ में पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ऐसे दिन होते हैं तब आपका माइंडसेट क्या होता है उससे डील करने को लेकर, एंड व्हाट डू यू थिंक कि मेंस्ट्रुअल वेलनेस के बारे में लड़कों का बात करना कितना ज़रूरी है एक बेहतर सोसाइटी के लिए? इसके बारे में यही कि आपने जैसा बताया कि लड़कियों को ये मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं और बहुत सारों के साथ दिक्कत होती है कि उनको पेन भी बहुत होता है। हमारे साथ ही और इवन मेरे साथ भी दिक्कत है कि 1-2 दिन आप उस चीज़ को फोकस, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको बेड रेस्ट भी लगता है उस टाइम पे। तो ये है कि लड़कियों को इस चीज़ के लिए मतलब डिफ़िकल्टी होती है और सिचुएशन को फेस भी करना पड़ता है।
तो यही है कि बस आप थोड़ा सा उसको ये कि अगर आपको सच में ऐसा पेन हो रहा है और आपको दिक्कत है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ही करिए। मतलब मैं तो प्रेफर करती थी कि मैं थोड़ा उस टाइम पे एंटरटेनमेंट कर लूँ। इवन एग्जाम के टाइम पे भी ये सिचुएशन आती है, तब आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप एक के साथ एक अलग प्रेशर है, तो तब आपको थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करके आप पढ़ने का प्रयास करिए। लेकिन जैसे अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने पे ज़्यादा बिलीव करती थी मैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है और मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि आप कहीं पे भी चिढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अच्छा है कि आप रेस्ट करिए। दूसरा ये है कि अगर मतलब मेल के बारे में बात करूँ कि उनको इसके बारे में सोचना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। क्योंकि ये देखा मैंने कि अगर आपके मेल फ्रेंड्स हैं और वो अगर आपको इस चीज़ के लिए खुल के बात करते हैं और आप उसके साथ कंफर्टेबल, तो आप चीज़ें शेयर कर पाते हो, वो चीज़ समझ पाते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपका पार्टनर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर आप किसी लड़की का फ्रेंड भी रहा होगा, तो अगर वो वहीं से अवेयर है इन चीज़ों के बारे में, तो आगे के टाइम पर आपको सपोर्ट करेगा। मतलब आपका पार्टनर बनेगा वो, तो भी सपोर्ट करेगा। तो अवेयरनेस ज़रूरी है। और ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपिका दी ज्वाइन करने के लिए इंडियन एस्पिरेंट शो को। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंडियन एस्पिरेंट शो पर कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार इतना कंफर्टेबली और इतने अच्छे से बोल पाई हूँ। तो मैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर पाई और कुछ अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर कर पाई। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई होप इस पॉडकास्ट को आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। आपको बेस्ट पार्ट्स क्या लगे इस पॉडकास्ट को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप आने वाले पॉडकास्ट में किन टॉपर्स और टीचर्स को देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्या आपके सवाल है जो चाहते हैं कि हम टॉपर से पूछें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड।